चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आफ्टर कार्डियक साइकिल कुछ पैरामीटर समझे थे और उसके बाद हार्ट एज ए पंप कैसे काम करता है उस पर हमने फोकस किया था। हमने चार मैकेनिक्स पहले समझे थे कि इस पंप को चलाने के लिए चार मैकेनिक्स कौन कौन से हैं। कौन से चार मैकेनिक्स थे? प्री लोड, आफ्टर लोड, बोलो आइनोट्रोपिक स्टेट, एंड व्हेन ऑल दीज कंबाइंड विथ हार्ट रेट विल प्रोड्यूस कार्डियक आउटपुट। बराबर है? सो हार्ट रेट वाज योर फोर्थ मैकेनिक्स ना। तो चार मैकेनिक्स हमने लास्ट लेक्चर में समझे थे और हमने लास्ट लेक्चर में एक्सट्रिंसिक कंट्रोल कैसे होता है दो कंट्रोल देखे। इंट्रिंसिक जैसे हम फ्रैंक स्टार्लिंग प्रिंसिपल से डिफाइन करते थे, और दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हमने व्हाट इज बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म ये समझा था ना। तो बैरो रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड प्रेशर रिसेप्टर दैट आर लोकेटेड इन हाई प्रेशर रिसेप्टर कहाँ लोकेटेड होता है? इन आर्च ऑफ आorta and carotid sinus, whereas there are low pressure receptor too which on stretch produces ANP BNP like chemicals. तो भैया लो प्रेशर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एट्रियल वॉल, वेंट्रिकुलर वॉल। बराबर है? स्पेशल नॉट वेंट्रिकुलर, एट्रियल वॉल और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वास्कुलेचर में प्रेजेंट है ना। सो एट्रिया में और पल्मोनरी वास्कुलेचर में प्रेजेंट है लो प्रेशर, वेयरएज आर्च ऑफ आorta में और कैरोटिड साइनस में जो प्रेजेंट है वो हाई प्रेशर रिसेप्टर। They are tuned to operate at high pressure na. The time they get low pressure, they will be stimulated, stimulating your nucleus tractus solitarius. Similar way, there are chemoreceptors also. You should know कि यहाँ chemoreceptors भी होते हैं। जहाँ हमने हाई प्रेशर रिसेप्टर देखे थे ना, कहाँ देखे थे? आपके आर्च ऑफ आorta में, है ना, और आपके कैरोटिड साइनसेस में। ये ब्रैकियोसेफेलिक जाती थी ना, तो ये जो कैरोटिड साइनस बनता था, ये जो कैरोटिड साइनस बनता था इसमें, और इस कैरोटिड साइनस के अलावा इस आर्च ऑफ आorta में हमने हाई प्रेशर वाले आपके बैरो रिसेप्टर देखे थे। इसी एरिया में आपके कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स मतलब वो रिसेप्टर जो केमिकल नेचर ऑफ ब्लड सेंस कर सकते हैं। बराबर? तो अगर इस ब्लड में लो ऑक्सीजन है, इस ब्लड में लो ऑक्सीजन है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन की कमी होना या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, PO2 लिखने से अच्छा डायरेक्टली लिखता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना यानी ब्लड का पार्शियल प्रेशर देखा जाता है एक्चुअली गैसेस का ब्लड में, है ना, इसलिए P लिख रहा था। तो ऑक्सीजन कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, या पीएच ब्लड का चेंज होना, स्पेशली कम होना यानी एसिडिक ब्लड होना, ब्लड एसिडिक होना, ये सारे केमिकल चेंजेस आ रहे हैं आपके ब्लड के कंपोजिशन में। आपके ब्लड में गैसेस का चेंज होना, अनवांटेड चेंजेस ना, या एसिडोसिस होना, ब्लड ज्यादा एसिडोटिक होने लग गया, तो ऐसे में ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर हो जाते हैं बिकॉज दे कैन सेंस केमिकल चेंज इन द ब्लड एंड थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ओनली दे कैन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे सर्कुलेशन और तेजी से होगा, यानी ऑक्सीजन ज्यादा कैरी किया जाएगा, टिश्यूज को दिया जाएगा, ज्यादा CO2 निकाला जाएगा। बराबर है? तो ये हो इसलिए कि वो रिसेप्टर्स भी इसी रीजन में लोकेटेड होते हैं जो बाय सेंसिंग केमिकल नेचर ऑफ ब्लड काम कर सकते। ये समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट योर बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म और कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म भी होता है, जो कि एक्सट्रिंसिक कंट्रोल कर रहा है, नॉट इंट्रिंसिक। समझ रहे हो? दो तरीके के कंट्रोल मैकेनिज्म हमने पढ़े थे। नाउ ये सब पढ़ने के बाद आपका मैप का एक कंसेप्ट फिर से जो मैंने शुरू किया था उस पर आप थोड़ा और सोच पाओगे आप। जब हम बात कर रहे थे मैप की, अगर आपको याद है, तो मैप किन दो चीजों से बनता था? कार्डियक आउटपुट इनटू TPR। बस अभी मुझे मैप के रेगुलेशन को समझना है, मेरी बॉडी इस मैप को रेगुलेट कैसे करती है। तो पहले ये देखते हैं कार्डियक आउटपुट कैसे रेगुलेट होता है। एंड ऐसे कार्डियक आउटपुट आई टॉक ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना। सो वो फैक्टर क्या है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करे, और वो फैक्टर क्या है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करे। बराबर? मेरे मैप का कंट्रोल कैसे होता है वो दिख रहा हो ना। And when I will talk of TPR, total peripheral resistance, that is operated by vessels, and which one are resistant vessels in your body? Arteries होती है या veins होती है?
मोर रेजिस्टेंस कौन देता है ब्लड को? आर्टरीज, मोर मस्कुलर और स्पेशली आर्टेरियोल, आर्टेरियोल स्मॉलेस्ट डायमीटर वाली आर्टेरियोल्स, यहाँ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ब्लड के लिए। ब्लड को अपने पास रुकने देता नहीं है, ब्लड को हाई रेजिस्टेंस देता है। आर्टरीज में, आर्टेरियोल्स में ब्लड हमेशा बहता रहना चाहिए, वो भी हाई स्पीड के साथ। वहां रुकना नहीं चाहिए ना, रेजिस्टेंस उसे आना, समझे ना? तो भैया मेनली मेरा टीपीआर आर्टेरियोलर एड्स के कारण बनता है। मेरे बॉडी में जो आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस होता है ना, वही मेरे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बनाने वाला है, मेनली आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस रहने वाला है। उसे कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स मुझे पता होने चाहिए। वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन कंट्रोल करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो होती है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्ट्रोक वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकती है। आइनोट्रोपिक स्टेट ऑफ हार्ट देखा था ना हमने, स्ट्रोक वॉल्यूम उससे हो सकता है। इसके अलावा आपने देखा था इंट्रिंसिक कंट्रोल, आइनोट्रोपिक कंट्रोल, एक्सट्रिंसिक। स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू बीटा वन, थ्रू अल्फा वन ऑन ब्लड वेसल्स, और हार्ट के ऊपर बीटा वन सिंपैथेटिक। व्हेन इट कम्स टू पैरासिम्पैथेटिक, M2 रिसेप्टर्स ऑन हार्ट। तो stroke volume can be controlled because of autonomic nervous system as well as it can be controlled because of venous return, intrinsic mechanism। stroke volume venous return के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। venous return आपको पता है, venous return ऐसे preload, venous return ऐसे end diastolic volume, whatever is coming to heart by the means of veins। जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ना। ये सारे बेसिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो भैया वेनस रिटर्न किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो 4 फैक्टर। अगेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक टोन कैसी है, स्पेशली सिंपैथेटिक पे ज्यादा डिपेंड करने वाला है, ये बताऊंगा मैं। दूसरा ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला है। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम वेनस से ब्लड वॉल्यूम मतलब जितना ब्लड वॉल्यूम ज्यादा उतना वेनस रिटर्न ज्यादा, सिंपल सी बात है। चलो ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। एक होता है स्केलेटल मसल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, स्केलेटल मसल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है वेनस रिटर्न। और इसके अलावा डिपेंड करता है रेस्पिरेशन पे भी डिपेंड करने वाला है आपके, वो भी समझाऊंगा कैसे करने वाला है। तो आपका वेनस रिटर्न किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, स्पेशली सिंपैथेटिक। कैसे वो समझेंगे, ब्लड वॉल्यूम पे, स्केलेटल मसल एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। इन 4 चीजों से आपका वेनस रिटर्न डिसाइड होने वाला है, आपका प्रीलोड डिसाइड होने वाला है, और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट डिसाइड होने वाला है। बराबर है? वैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी डिसाइडेड बाय योर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक टोन। ठीक है। हार्ट रेट, अगेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, heart rate will be what determine the autonomic nervous system, again sympathetic and parasympathetic। बराबर है। TPR arteriolar resistance यानी TPR will be decided by 3 things you should know, no doubt your sympathetic nervous system, because there is no direct innervation of blood vessels by parasympathetic। मैं उस दिन बताया था वैगल इनर्वेशन ब्लड वेसल्स को नहीं रहता, देयर इज नो डायरेक्ट M2 रिसेप्टर्स और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स और एनी काइंड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन योर ब्लड वेसल्स ना। बराबर है। लेकिन सिंपैथेटिक रिसेप्टर लाइक अल्फा 1 रिसेप्टर्स आपके ब्लड वेसल्स पे रहते हैं, ब्लड वेसल्स की जहां पर बात आती है सिंपैथेटिक का। इसके अलावा सम वासो एक्टिव सब्सटेंसेस, वासो एक्टिव substances, some vasoactive substances means some chemicals which will regulate your blood vessels diameter, some chemicals like adrenaline, noradrenaline, some chemicals like endothelin, are you getting? So some chemicals are there which can regulate your blood vessels
diameter. So these are called as vasoactive substances. And local metabolic activity at tissue level. Local metabolic activity at tissue level. ये तीन चीजें याद रखो जो आपके आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकती है, यानी आर्टेरियोल के डायमीटर को चेंज करवा सकती है. अगर आर्टेरियोल के डायमीटर चेंज होंगे तो टीपीआर चेंज होगा. बराबर है, आर्टेरियोल का डायमीटर चेंज होगा तो टीपीआर चेंज होगा. सो व्हाट आर थ्री फैक्टर व्हिच कैन चेंज arteriolar diameter and ultimately TPR. One is sympathetic nervous system, second one is vasoactive substances, third one is some local metabolic activity. है ना? तो वन बाय वन मुझे डिस्कस करना है. आपने देखा, देखो एवरीवेयर देयर इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्पेशली इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मोस्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देन Venous return mainly sympathetic nervous system. Why? देखो, जब आपकी sympathetic nervous system काम करेगी तो blood vessels जिसमें veins भी आते हैं, blood vessels में veins भी आते हैं ना, veins में pressure बढ़ाएगी कि कम करेगी? बढ़ाएगी. अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी ना, सो अल्फा 1 पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा, है ना. तो जब भी ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा, देखो टीपीआर में तो मेनली आर्टेरियोलर प्रेसिपिट करते हैं, टीपीआर में वेन्स का ज्यादा रोल नहीं होता, आर्टेरियोल का या आर्टरीज का रोल होता है. बट वेन्स जब कॉम्प्रेस होगी या वेन्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो वो ब्लड सारा का सारा आपके हार्ट की तरफ आए, क्योंकि पेरीफेरी या अदर ऑर्गन को जो ब्लड होना चाहिए पूरा का पूरा इधर ही रहेगा ना, ज्यादा ड्रेन होगा कि नहीं होगा. तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कभी भी ब्लड आता है. सो प्रेशर बढ़ा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, यानी वेनोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ ना. तो जैसे मेरे हाथों पैरों को जाने वाली या मेरे एब्डोमेन के जाने वाली लार्ज वेन्स होती है, उन्हें स्पेसिफिक रिजर्वायर कहते हैं. अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ तो थोड़ा डिटेल में पहले बता देता हूँ, ये कंसेप्ट आपको समझने के लिए. सो देखिए, वेन्स जो होती है, जैसे मैंने कहा आर्टेरियल जो होते हैं वो रेजिस्टेंट वेसल्स होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं, वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं. बराबर है. और आर्टेरियोल का डायमीटर कम है ना, तो अल्टीमेटली आर्टेरियोल जो होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट वेसल्स है. इसका मतलब है ब्लड को रुकने नहीं देते, वो ब्लड को फ्लो होने देंगे. रेजिस्टेंट मतलब कि रेजिस्टेंट टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड, रेजिस्टेंट टू सम व्हाट लो फ्लो, स्लो फ्लो. इसलिए आर्टेरियल फ्लो हमेशा फास्ट होता है, स्पीड में होता है ना. Whereas जो veins होती है, they are compliant. Veins are what? Compliant vessels. Compliant का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा आर्टेरियल. आर्टेरियल रुकने नहीं देती, कॉम्प्लायंट रुका के रखती है, मतलब जमा रखती है. कॉम्प्लायंट मतलब जमा रखना, रिजर्वायर का काम करती है ना. दे आर मोर डिस्टेंसेबल बट लेस रिकॉइल और लेस इलास्टिक एज कंपेयर टू आपके आर्टेरियल. सो मोर डिस्टेंसेबल का मतलब जमा ज्यादा कर सकती है लेकिन भगा नहीं सकती ना. रिकॉइल लेस होगा, लेस इलास्टिक, लेस मस्कुलर ना, तो इसलिए वो कॉम्प्लायंट है, यानी स्टोरेज कर सकती है. इवन एट रेस्ट आपका जितना कार्डियक आउटपुट है, 5 लीटर का अगर कार्डियक आउटपुट है तो उसका 64% एट रेस्ट जो आपका कार्डियक आउट है उसका 64% आपके वेन्स में ही प्रेजेंट होता है. At rest 64% of your cardiac output is present at your veins. मतलब जितना आपका सर्कुलेशन में ब्लड है उसका 64% ब्लड तो वेन्स में ही है, जमा है. क्यों जमा है? क्योंकि वो कॉम्प्लायंट है, मोर डिस्टेंसेबल है, लेस मस्कुलर और इलास्टिक है, तो वो जमा ज्यादा रखती है और भगाती है, यानी फ्लो कम रखती है ना. वेन्स में जमा रह सकता है, आर्टेरीज में जमा नहीं रह सकता. इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू व्हाट स्टॉपेज ऑफ ब्लड. तो आर्टेरियोल are always what resistant vessel, whereas veins are what compliant vessels. स्पेशली ज्यादा कॉम्प्लायंट कौन रहेगा? जैसे कॉम्प्लायंस की मैं जब बात करता हूँ, इसी पे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. कॉम्प्लायंस इज व्हाट? सी फॉर कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन प्रेशर. सी फॉर कॉम्प्लायंस इज व्हाट? वॉल्यूम बाय प्रेशर. दैट मीन्स हायर वॉल्यूम एट लोअर प्रेशर, जो जमा रखेगा वो ज्यादा कॉम्प्लायंट रहेगा. हायर वॉल्यूम एट लोअर प्रेशर, जो जमा रखेगा वो ज्यादा
कॉम्प्लायंट रहेगा। तो आपकी जब वेन्स की बात आती है ना, वेन्स की बात आती है, तो वेन्स के मामले में अराउंड 64% ऑफ योर ब्लड यानी वॉल्यूम at very low pressure of 8 mm of Hg. See, 64% of blood volume at very low pressure of 8 mm of Hg ये जमा रखते हैं, इसलिए veins are more compliant ना। Whereas जब मैं arteries बोलूंगा ना, arteries या arteriole, they contain only 13% of your cardiac output at very high pressure of 100 mm of Hg. आपका arterial pressure 100 होता है कि नहीं है? So at very high pressure of 100 mm of Hg, सिर्फ 13% ब्लड में रख रही है, वो रेजिस्टेंट वेसल हो। तो वो रेजिस्टेंट वेसल्स है, whereas it is compliant। समझ रहे हो ये डिफरेंस? सो अब मुझे बताओ वेदर स्मॉलर वेसल्स विल बी मोर कॉम्प्लायंट और लार्जर वेसल्स यानी वेन्स विल बी मोर कॉम्प्लायंट। कॉम्प्लायंस का कंसेप्ट प्रॉपरली समझो पहले, मैं बलून के माध्यम से समझा देता हूँ। समझो बलून है आपके पास में और मुझे उसमें हवा जमा करनी है, मुझे हवा जमा करनी है, जैसे वेन्स में खून जमा करना है यानी कॉम्प्लायंस, ज्यादा जमा यानी मोर कॉम्प्लायंस। बड़ा बलून, बड़ा यानी ऑलरेडी जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें ऑलरेडी कुछ है, उसे ज्यादा फुलाया जा सकता है कि छोटे बलून को ज्यादा फुलाया जा सकता है? ज्यादा डिस्टेंसिबल कॉर्ड रहेगा, क्योंकि इट कैन अकोमोडेट मोर बिकॉज इट इज मोर डिस्टेंसेबल, वो उतना ही ज्यादा डिस्टेंट हो सकता। ऑलरेडी जो लार्ज वेसल्स होती है उनमें डिस्टेंसिबिलिटी उतनी होती, तो स्मॉलर वेसल्स आर मोर कॉम्प्लायंट। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉलर वेसल्स आर यानी वेन्स आर मोर कॉम्प्लायंट, स्मॉलर वेन्स आर मोर कॉम्प्लायंट। और देखो नेचर ने कितना प्यारा आपका इवोल्यूशन हुआ है कि स्मॉल वेन्स आर डेंसली इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स। मतलब उन्हीं पे डेंस इनर्वेशन होता है किसका? सिंपैथेटिक नर्व्स का डेंस इनर्वेशन कहाँ होता है? स्मॉलर, नॉट ऑन लार्जर वेन्स, नॉट ऑन लार्जर वेन्स। स्मॉलर वेन्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्वायर होते हैं मेरे बॉडी में ब्लड के, उसके बारे में बात करते हैं, जो डेंसली इनर्वेटेड होते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स से। सो देयर आर सर्टेन, देखो स्मॉलर वेन्स आर नो डाउट मोर कॉम्प्लायंट, मतलब वो ज्यादा स्टोर करने की ताकत रखती है, वो ज्यादा डिस्टेंसेबल रहेगी, एंड दे आर व्हाट? डेंसली इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्व्स, है ना। एट द सेम टाइम आपके देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रिजर्वायर ऑफ ब्लड। ये क्या क्या है? तो आपके स्प्लीन इज स्पेसिफिक रिजर्वायर ऑफ ब्लड। स्प्लीन में ब्लड कॉम्प्लायंस ज्यादा होने से ब्लड जमा कहाँ रह सकता है? खून, खून को जमा रखने वाली जगहों की बात हम कर रहे हैं अभी स्पेसिफिक। स्प्लीन, लीवर। देखो वैसे तो लार्ज वेन्स आर नॉट गुड रिजर्वायर ना, when it comes to abdominal veins, large abdominal veins, they are specific reservoir. Large abdominal veins are also specific reservoir of blood, मतलब ये जमा रख सकती है, उसका भी काम समझाऊंगा मैं आपको कैसे होता है ना। और इसके अलावा some venous plexuses beneath your skin, यानी आपके स्किन के नीचे जो वेनस प्लेक्सस यानी नेटवर्क्स है, प्लेक्ससेस beneath स्किन, स्किन को जो वेनस प्लेक्सस है बोलो, या स्किन को आने वाला जो वेनस सप्लाई है, जो वेनस नेटवर्क है, वो भी स्पेसिफिक रिजर्वायर का काम करता है। ये स्पेसिफिक रिजर्वायर दे आर आल्सो डेंसली व्हाट इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये कैसे काम होगा देखो समझो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, which organs will require more blood?
योर स्केलेटल मसल्स विल रिक्वायर मोर ब्लड, योर ब्रेन विल रिक्वायर मोर ब्लड, है ना? योर जीआई विल रिक्वायर लेस ब्लड, योर किडनी विल रिक्वायर लेस ब्लड, आर यू गेटिंग? योर स्किन विल रिक्वायर less blood. So during exercise, what will happen? There will be more sympathetic activity, and this sympathetic activity will compress or constrict specific, because sympathetically densely innervated कौन है? तो ये specific reservoirs है as well as smaller veins है. तो your sympathetic activity will compress or constrict these specific reservoir as well as smaller veins to get blood toward brain, toward heart, and toward skeletal muscle. From GI, from spleen, from kidney, from liver, from skin, ये जितने रिजर्वायर है उनसे, है ना? जीआई से भी आएगा, किडनी से भी आएगा, लीवर से भी आएगा, स्प्लीन से भी आएगा, आपके स्किन से भी आएगा, है ना? ये जितने रिजर्वायर है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या कोशिश करेगी ना? योर ब्रेन रिक्वायर्स मोर ब्लड, सो ऑल द ब्लड विच इज रिजर्व्ड, विच इज देयर एट रेस्ट एट योर दिस एरियाज should come toward your important areas now, which is more metabolically activated now. So ऐसे में ब्रेन को, दिल के मसल्स को और आपके स्केलेटल मसल्स को सप्लाई बढ़ना है, और इनमें का ब्लड इधर डाइवर्ट होना चाहिए ना. तो जब इधर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इनका ब्लड डाइवर्ट होके इधर, क्योंकि इनमें प्रेशर बढ़ेगा, बराबर है, और इंपॉर्टेंट ऑर्गन को परफ्यूजन उस वक्त बढ़ना चाहिए. बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? सो ब्लड फ्रॉम से जीआईटी, from say kidney, from say skin, है ना, will be diverted to your brain. ब्रेन को डाइवर्ट हो जाएगा ना ब्लड, आपके ब्रेन को जाना शुरू हो जाएगा ब्लड. ब्रेन से कभी ब्लड कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखो. ब्रेन से कभी ब्लड डाइवर्ट, ब्रेन को जाएगा और इवन स्केलेटल मसल्स को भी जाएगा, है ना? स्केलेटल मसल्स को भी जाएगा. तो ब्रेन से कभी ब्लड डाइवर्ट क्यों नहीं होता? कि ब्रेन के वेसल्स में अल्फा 1 रिसेप्टर होते ही नहीं. ब्रेन के वेसल्स में अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते ही नहीं है. तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कभी ब्रेन के ब्लड वेसल्स पे, तो एट एनी सर्कमस्टेंस, देयर इज नो सर्कमस्टेंस जिसमें ब्रेन से ब्लड डाइवर्ट हो जाए. ब्रेन से कभी ब्लड डाइवर्ट होता नहीं है, बिकॉज देयर आर नो अल्फा 1 रिसेप्टर. उल्टा ब्रेन की तरफ आएगा, ब्रेन से कभी दूर जाएगा. जब जरूरत है तो ब्रेन की तरफ परफ्यूजन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, लेकिन कभी ब्रेन से दूर नहीं जाएगा, बिकॉज देयर आर नो अल्फा 1 रिसेप्टर्स ऑन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन. समझ रहे हो ये? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से वेन्स पे काम करके, इस पे काम करके, वेन्स पे काम करके, ये जो कॉम्प्लायंट वेसल्स यानी वेन्स है, जो रिजर्वायर्स है, इनसे खून को इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ लेके जा रही है, बराबर है. तो जितना वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जितना स्पेसिफिक रिजर्वायर से खून बाहर निकलेगा, उतना दिल की तरफ जाएगा, उतना दिल की तरफ जाएगा. और स्ट्रोक वॉल्यूम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बढ़ेगा, क्योंकि प्रीलोड बढ़ेगा ना. अरे वेनस रिटर्न हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर. एट्रिया के साइड में प्रेशर 0 होता है. वेनस प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना खून हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा ना. तो वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन विल रेज प्रेशर इन द वेन्स. दैट मीन्स व्हाट? देयर विल बी नो फ्लो टुवर्ड एक्सट्रीमिटीज, टुवर्ड से दोज ऑर्गन जहां पे ये वेन्स है. उल्टा ये फ्लो ज्यादा से ज्यादा दिल की तरफ, खून ज्यादा दिल की तरफ आएगा, रुका नहीं रहेगा. अगर पैरों की बात है तो पैरों में रुका नहीं रहेगा, पैरों से ऊपर आएगा. हाथों की बात है तो हाथों पे रुका नहीं रहेगा, वहां कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ना, तो वहां का जमा खून दिल की तरफ दौड़ेगा ना. और दिल फिर सबको देने वाला है ना, और दिल इंपॉर्टेंटली तो ब्रेन को देने ही वाला है, नो डाउट. स्केलेटल मसल्स को भी देने वाला है. लेकिन बाकी वेन्स, जो लार्ज वेन्स होगी एब्डोमेन की, या स्प्लीन, लिवर या स्किन जैसे ऑर्गन के वेनस प्लेक्ससेस होंगे, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण, या स्मॉलर वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण, जितना भी खून है उधर जमा ना रहते हुए खून किधर आना शुरू हो जाएगा? दिल के तरफ. यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रीलोड बढ़ेगा ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं?
तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हम देख रहे थे, स्ट्रोक वॉल्यूम को सिंपैथेटिक, मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करेगी बाय रेगुलेटिंग compliant vessels diameter, by regulating diameter of compliant vessels, that is veins. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रही है, आपके खून को दिल की तरफ यानी हार्ट की तरफ ला रही है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगी। ठीक है, एक हो गया। जब वेनस रिटर्न की बात आती है तो अगेन यही कंसेप्ट लागू होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब आपकी सिंपैथेटिक, अगेन वेनस रिटर्न बढ़ेगा ही ना, ऐसे से वेनस रिटर्न बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली बढ़ भी रहा है तो वेनस रिटर्न से ही बढ़ रहा है ना। अब वेनस रिटर्न को भी रेगुलेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसे ही करेगी कि नहीं करेगी, तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा क्योंकि लार्ज एब्डोमिनल वेन्स, इसके अलावा स्प्लीन, लीवर, इनके वेनस प्लेक्ससेस या स्किन के वेनस प्लेक्ससेस या स्मॉलर वेन्स जो रहती है, ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तब प्रेशर इन वेन्स विल बी मोर, so more blood will be brought toward heart. High pressure से low pressure ना, so more blood will be brought toward heart. So venous return बढ़ा रही है ये भी, तो ये one of the factor stroke volume को directly regulate कर सकती है, through venous return कर रही है। ठीक है, इसके अलावा blood volume, no doubt blood volume जितना बढ़ेगा उतना venous return बढ़ेगा कि नहीं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ता कैसे है, वेन्स में ही बढ़ाते हो ना आप, आईवी फ्लूइड कहाँ देते हो, वेन्स में ही देते हो ना, आर्टरीज में थोड़ी देते हो। तो जब भी आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ब्लड का वेन्स में, क्योंकि कॉम्प्लायंट तो वेन्स ही है ना, आर्टरीज में कोई चीज रुकने ही वाली नहीं है, जो भी रुकेगी वो वेन्स में ना। तो मतलब जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाओगे मतलब आप वेनस वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, और वेनस वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा, नो डाउट डायरेक्टली। इसके अलावा स्केलेटल मसल एक्टिविटी, अब व्हेन आई से स्केलेटल मसल एक्टिविटी, इसे स्केलेटल मसल पंप भी कहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो क्या होता है, आपकी जो स्केलेटल मसल्स है उनमें कई वेन्स लाए करती है, देयर आर मेनी वेन्स इन योर, इन बिटवीन योर स्केलेटल मसल्स, in between your muscles there are many veins, so whenever there will be contractions of muscles the pressure on veins will increase, because of contraction of muscles the pressure lie, those veins lying in between those skeletal muscle will be compressed na, and this compression of skeletal muscles will cause venous compression and ultimately increase in venous return, इंक्रीज इन वेनस रिटर्न, वापस इधर आएगी ना, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी कि नहीं। तो दिस कॉल्ड एज स्केलेटल मसल पंप, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका वेनस रिटर्न बढ़ता है, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, वेनस रिटर्न बढ़ रहा है ना, आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर है। तो दिस कॉल्ड स्केलेटल मसल पंप कहते हैं। फोर्थ वन इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज इफेक्ट ऑन योर वेनस रिटर्न, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज इफेक्ट ऑन योर वेनस रिटर्न। क्या होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंस्पिरेशन, जब आप इनहेल कर रहे हो समथिंग है ना, यानी एयर इनहेल कर रहे हो, तो जब आप इनहेल करते हो तो इज इट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर इन थोरैक्स और बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर is your nose, your trachea or your airways, oropharynx, nasopharynx or your larynx, and then trachea, and then your bronchi up to your terminal bronchioles. Everything is like pipe na, everything is connected pipe. Ultimately whenever you need to suck something, inhalation is sucking the air in, inhalation is sucking air in, when you are inhaling you are sucking air from the atmosphere. To suck something there has to be some negative pressure na, विदाउट निगेटिव्ह प्रेशर क्या ना, सुट्टा मारता ना, म्हणजे मारत नसाल तरी असं करता, असं करता, हा असं करता, आतमध्ये घेता, म्हणजे का आतमध्ये आला पाहिजे, बाहेर गेला नाही पाहिजे, इसका मतलब क्या है, निगेटिव्ह प्रेशर ना। नारियल का पानी जाऊ द्या, भलते एग्जाम्पल घेण्यापेक्षा नारियल का पानी निगेटिव प्रेशर, सिमिलर वे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेनी है तो यहाँ अंदर निगेटिव प्रेशर बनना, तो निगेटिव प्रेशर बनना मतलब जो थोरैक्स होता है वो वॉल्यूम में बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। एनी एम्प्टी कैविटी व्हेन इंक्रीजेस इन वॉल्यूम देयर विल बी डिक्रीज इन प्रेशर, एनी एम्प्टी कैविटी व्हेन इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, वैक्यूम बोलते हैं ना, वैक्यूम जब वॉल्यूम में बढ़े तो निगेटिव प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा,
बल्ब काम करता है ना, सिरिंज बल्ब वगैरे लेते हो की नाही ऐसे, असं दाबतात आतमध्ये, ड्रॉपर ड्रॉपर, मोठे शब्द नाही तुम्हाला, ड्रॉपर ड्रॉपर दाबलं, मग जसं उघडता व्हॉल्यूम वाढते ना, खालून वर सकोते की नाही औषध ड्रॉपर मध्ये, हा तो सिमिलर वे व्हेन योर थोरॅक्स इज गोइंग टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, है ना, यू आर गोइंग टू सक दैट एयर। सो इंस्पिरेशन के वक्त आपके थोरैक्स में कौन सा प्रेशर रहता है, नेगेटिव इंट्रा थोरैसिक प्रेशर, नेगेटिव इंट्रा थोरैसिक प्रेशर। एंड नेगेटिव प्रेशर, आपका दिल इसी थोरैक्स के अंदर बैठा हुआ है, मीडियास्टिनम पता है ना, मीडियास्टिनम का पार्ट है दिल, दिल लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड बिहाइंड स्टर्नम, 250 मिलीग्राम का आपका छोटा सा दिल कहाँ बैठा है, इंट्राथोरैसिक थोरैक्स के अंदर बैठा हुआ है। और इस कैविटी में जब नेगेटिव प्रेशर बनेगा तो स्पेशली जो राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड जो वेन्स होती है, सुपेरियर वेना और इंफीरियर, ये डायलेट होने लगती है। राइट साइड ऑफ द हार्ट मतलब राइट एट्रियम, सुपेरियर और इंफीरियर वेना हवा डायलेट होने लगती है, डायलेशन, राइट एट्रियम से, एंड वेना का आवाज लिख देता हूँ, सुपेरियर वेना, लार्ज वेन्स जो होती है ना, सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर, इनका डायलेशन होगा, डायलेशन होगा, वहीं पे डायलेट हो रहा है ना, डायलेशन यानी डायमीटर जगह पे बढ़ने से फ्लो बढ़ेगा कि फ्लो कम होगा, लोकली डायमीटर अगर किसी चीज का बढ़ा तो फ्लो बढ़ता है कि फ्लो कम होता है, अगर किसी पाइप का डायमीटर बढ़ा, फ्लो, आई एम नॉट सेइंग प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर, देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर एंड फ्लो। जब आप पाइप को दबाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने से वो टूट जाता है, दैट डजंट मीन फ्लो पर यूनिट टाइम, आने वाला पानी उल्टा कम होता है ना पाइप दबाने से, पाइप दबाने से आने वाला पानी पर यूनिट टाइम कम होता है, सिर्फ प्रेशर बढ़ने से दूर जाता है ना पानी, स्पीड फोर्स बढ़ता है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता, उल्टा अगर उसका डायमीटर बड़ा रहेगा भले दूर नहीं जाएगा क्योंकि प्रेशर कम है ना, लेकिन पर यूनिट टाइम ज्यादा पानी आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ रहे हो। तो जब वेना डायलेशन यहाँ पे, यहाँ लोकली डायलेट हो रहा है, बाकी जगहों पे नहीं हो रहा है, यही पे हो रहा है ना, पूरा डायलेट होता तो प्रेशर कम होता और कम प्रेशर से इधर आता नहीं, जो कि हमने टीपीआर में देखा है या फिर इसमें देख रहे हैं, अभी वेन्स में देखा था, कॉम्प्लायंट वेन्स में तो पूरी होती है ना कॉन्स्ट्रिक्ट, पूरी कॉन्स्ट्रिक्ट होने से प्रेशर बढ़ता है और आता है। अगर लोकली डायलेट अगर हो जाए तो क्या होगा, ये सिर्फ यहाँ वेना कावा डायलेट हो रही है या राइट एट्रियम में डायलेशन आ रहा है, पूरे वेनस सिस्टम में डायलेशन नहीं है ना, सो पूरे वेनस सिस्टम से जो भी ब्लड आएगा तो मोर ब्लड विल कम टूवर्ड राइट साइड ऑफ द हार्ट, मोर ब्लड विल कम टू योर राइट साइड ऑफ द हार्ट, यानी राइट साइड, यानी ज्यादा वेनस रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, वेनस रिटर्न बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मतलब प्रीलोड बढ़ेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, वेनस रिटर्न बढ़ गया, है ना, फोर्स एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपके वेनस रिटर्न पे डिपेंड करता है, और वेनस रिटर्न वन ऑफ द फैक्टर इज रेस्पिरेशन, स्पेशली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और भी एक चीज हो जाती है, क्योंकि जब आप इंस्पिरेशन करते हो, जब थोरैक्स का कैविटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, तब डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड आएगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाएगा ना, तो डाउनवर्ड जाने से एब्डोमिनल प्रेशर इंस्पिरेशन के वक्त बढ़ेगा कि कम होगा, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, देखो इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन एब्डोमिनल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, थोरैक्स निगेटिव में जाएगा लेकिन एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ेगा ना, और एब्डोमेन में स्प्लीन, लीवर, लार्ज वेन्स, लार्ज एब्डोमिनल वेन्स, ये स्पेसिफिक रिजर्वायर है कि नहीं, इन पे जैसे प्रेशर पड़ा, यहां से खून खाली होके, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो रहा है, दिल की तरफ दौड़ पड़ेगा, एडिशनल फैक्टर हो रहा है ना, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट तैयार हो गए कि नहीं, इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज्यादा,
तो इधर से जो भी रिजर्वायर्स है उनसे खून खाली होके किधर आने को देखेगा, दिल की तरफ, इंट्राथोरेसिक कैविटी की तरफ, यानी दिल की तरफ, और वहां ऑलरेडी डायलेशन भी हुआ है ना, बिकॉज ऑफ निगेटिव प्रेशर डायलेशन भी हुआ है, तो मोर ब्लड विल बी ब्रॉट टूवर्ड हार्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, स्पेशली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। समझ रहे हो? सो इस तरीके से ये काम करता है। तो आपने देखा कि वेनस रिटर्न कैसे ऑटोनॉमिक, दैट इज व्हाट योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्लड वॉल्यूम व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेनस रिटर्न, स्केलेटल मसल एक्टिविटी बिकॉज योर स्केलेटल मसल एक्ट एज अ पंप, है ना, पंपिंग करके वेनस रिटर्न बढ़ा सकती है। और ये सारी चीजें काम में भी आती है आगे, आप जब ईसीपी वगैरह वगैरह अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देखते हो, है ना, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स देखोगे आगे जब भी आप मेडिकल फील्ड में एंट्री करोगे, तब आप कुछ ऐसे ट्रीटमेंट से हम ना होने वाला है, अल्टरनेटिव होते हैं जो कॉम्प्रेस कर करके दिल को आने वाले वेनस रिटर्न पे बढ़ाती है और दिल के सर्कुलेशन को बढ़ा के अल्टीमेटली कॉन्ट्रेक्शंस को अच्छा करती है ना। तो ऐसे भी ट्रीटमेंट्स निकल चुके हैं, ईईसीपी नाम, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल परफ्यूजन करवाते हैं, मतलब ऐसे रैप करते हैं बाहर से पंप्स को, जो कि एक्टिविटी से आप एक्सरसाइज से कर सकते हो, लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जो एक्टिव नहीं होते, उन लोगों को पैसिवली ये करवाना है ना, तो ऐसे पूरे के पूरे रैप कर देते हैं हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे, और उसके अंदर हाई प्रेशर में हवा आते रहती है, जाते रहती है, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग रिदमिकली। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो वेन्स कॉम्प्रेस होते रहेगी, और वो जो ब्लड रहेगा वो हार्ट की तरफ आने लगेगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा, उसके सेशंस करवाते हैं जिससे फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। तो स्केलेटल मसल एक्ट लाइक अ पंप, एक्सरसाइज के वक्त यही चीज होती है, लेकिन वो एक्टिवली हो रही है ना। और रेस्पिरेशन में ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, देयर इज हाई डायलेशन ऑफ योर राइट atrium as well as your vena cavas. At the same time, there is high pressure on the abdomen and low pressure inside your thorax. So more blood will be directed toward thorax, that is your heart, and dilation will cause that blood to get more into the heart. Are you getting? Ultimately, venous return बढ़ेगा, during inhalation आपका venous return बढ़ता है। ये हमने देखे। हार्ट रेट पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आपने देखा बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, हाउ इट अफेक्ट्स हार्ट रेट, how sympathetic activity increases through beta 1 receptor and how parasympathetic activity through M2 receptor decreases heart rate. So heart rate के ऊपर तो autonomic nervous system काम करती है, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टीपीआर क्या है। टीपीआर यानी आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, कैसे, इन तीन मैकेनिज्म से। कौन से तीन मैकेनिज्म? वासोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड लोकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और चेंजेस, इनसे कैसे टीपीआर वेरी हो सकता है। सो ये सब फैक्टर समझ गए तो आपको पैथोलॉजी समझने में मदद मिलेगी, जिनसे मैप अल्टर हो सकता है। समझ रहे हो? सो दिस ऑल फॉर टुडे, आई एम एंडिंग लेक्चर नाउ, थैंक यू वेरी मच।